Welcome to the Department of Political Science. As in previous video lecture, I have discussed the theory of people democracy, in which I have talked about the meaning of people's democracy and given some background of the philosophy and thought of Marx and Engels. So I'm going to continue the same topic, that is the theory of people's democracy. So in this video lecture, I'm going to continue the topic of the theory of people's democracy under three headings. The first is bourgeois democracy, second is dictatorship of proletariat, and the third is establishment of stateless society. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पीपल्स डेमोक्रेसी जनवादी लोकतंत्र के अर्थ के बारे में बताए थे, और इसको समझने के लिए मैंने मार्क्स और एंजल के फिलॉसफी और उसके थॉट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह समाज आदिम काल से लेके अभी तक वर्गों में बटा था और उन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति है और थी। तो अब हम आगे जनवादी लोकतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत इसको हम तीन शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे, तीन हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसा कि पहला है बुर्जुआ लोकतंत्र, दूसरा है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, और तीसरा है राज्यविहीन समाज की स्थापना। तो जैसे हम बात करते हैं बुर्जुआ डेमोक्रेसी की, तो जैसा कि अभी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि द थ्योरी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी या क्लासिकल डेमोक्रेसी, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दी है, वह एक सेपरेट टॉपिक के रूप में। मार्क्सवादियों के हिसाब से बुर्जुआ डेमोक्रेसी क्या है? क्लासिकल लिबरल डेमोक्रेसी है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका में व्याप्त है या मौजूद है। तो अब इस टॉपिक को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। तो बात आती है कि मार्क्सवादी कहते हैं कि क्लियर कट है कि ये जो बुर्जुआ डेमोक्रेसी, ये जो बुर्जुआ लोकतंत्र है, वो क्या है? पश्चिमी उदार लोकतंत्र ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप बुर्जुआ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो समझ लीजिए आप जो पश्चिमी उदार लोकतंत्र है वही है, दोनों एक है मार्क्स के हिसाब से, मार्क्सवादियों के हिसाब से। और उनका ये कहना है कि जो वर्तमान समय में जो लोकतंत्र है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वो क्या है कि उस समय मतलब कैपिटलिस्ट युग में, पूंजीवादी युग में, या उसके पूंजीवादी युग के शुरुआत होने के समय पूंजीवादियों का सामंतों मीन्स फ्यूडल्स या लॉर्ड भी बोल सकते हैं उसको, या मोनार्क्स कहीं कहीं, और वहाँ जो थियोलॉजियन है मतलब पोप, ये जो धर्म के संरक्षक, धर्म के नाम पे बने समूह के खिलाफ संघर्ष, एक स्ट्रगल का परिणाम है। मतलब जो द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज द कंसेक्वेंस ऑफ द कैपिटलिस्ट अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट द फ्यूडल theologians in the early period of starting of this capitalist age। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये जो लोकतंत्र जिसको हम उदार या पश्चिमी उदार लोकतंत्र कह रहे हैं, ये एक परिणाम है जिसमें पूंजीवादी युग के शुरुआत में सामंतों और धर्मशास्त्रियों से संघर्ष करके वर्तमान लोकतंत्र को स्थापित किया था, और जो अभी जारी भी है, बहुत सारे राष्ट्र राज्यों में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो आप इलेक्शन की बात करें या पार्लियामेंट की बात करें, जिसको आप विधायिका बोल सकते हैं,
या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करें, या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करें, या लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करें, ये जो है वर्तमान लोकतंत्र या पश्चिमी उदार लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं कि अगर मार्क्सवाद कहता है कि ये एक मतलब पूंजीपतियों का जनतंत्र है, और साथ में ये बोलता है कि ये जो जनतंत्र का शुद्ध रूप नहीं है, इसे पूंजीपति वर्ग का शासन माना जाए, और इस वर्ग के पास राजसत्ता होती है। अब आगे बात करते हैं लेनिन का विचार। लेनिन बोलता है, लेनिन भी मार्क्स के आइडिया को फॉलो करता है, और यूएसएसआर में मतलब पूर्व सोवियत संघ में एक समाजवादी और साम्यवादी राष्ट्र की संकल्पना करता है, और यूएसएसआर एक समाजवादी राष्ट्र का मॉडल था, जो अब उस बदल कर बहुत सारे उसके पार्ट अलग हो गए, उससे बहुत सारे देश का निर्माण हुआ, और उसके बाद अभी जो प्रेजेंट फॉर्म है यूएसएसआर का वो रसिया है। तो लेनिन के अनुसार लेनिन कहता है कि चाहे ये जो पूंजीवादी राज्य का बहुत सारे रूप हो सकते हैं, इसके बहुत, लेकिन एक चीज क्लियर कट है, एक चीज स्पष्ट है, वो ये है कि पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों का शोषण एक अंतिम परिणाम है हर ऐसे पूंजीवादी राज्यों में। प्रत्येक पूंजीवादी राज्यों में ये खासियत होगी कि पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट जो है वहां के वर्कर क्लास का शोषण करेंगे, और ये जो शासन होगा कुछ लोग का शासन होगा, और ये कुछ लोग कोई और नहीं पूंजीवादी होंगे, पूंजीपति होंगे। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कि ये जो बर्गुआस डेमोक्रेसी है वो क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी का ही रूप या वही है। और यही कारण है कि यहाँ पे शासन कौन कर रहा है, यहाँ पे शासन पूंजीपति कर रहे हैं, बुर्जुआ कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट कर रहे हैं, और उन्हीं का तानाशाही, उन्हीं का बोलबाला है। इसलिए मार्क्सवादी इसको द डिक्टेटरशिप ऑफ वर्गवाज कहते हैं, बुर्जुआ की तानाशाही कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे अगले कैटेगरी के तरफ। तो अब इसमें अब ठीक है, अब बात आती कि ठीक है इस स्थिति से क्या होगी, जैसा कि जब बुर्जुआ वर्ग का जो तानाशाह है, जो कैपिटलिस्ट का जो डिक्टेटरशिप है, उससे जो वर्किंग क्लास है, जो सर्वहारा वर्ग है, त्राही त्राही हो जाएगा, बिल्कुल आक्रोश हो जाएगा, और उस आक्रोश के परिणाम एक संघर्ष होगा, और उस संघर्ष के बाद, उस क्लास स्ट्रगल के बाद, उस वर्ग संघर्ष के बाद स्थिति क्या होगी कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो अगले स्टेप की तरफ बढ़ेगी। अगले स्टेप कहने का मतलब वो बढ़ेगी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की तरफ। मीन्स this struggle of class struggle will lead towards the dictatorship of proletariat। मीन्स ये जो वर्ग संघर्ष है, जिसमें सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग से संघर्ष करता है, इस संघर्ष के बाद सर्वहारा वर्ग विजय होंगे, और इसके बाद ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की तरफ बढ़ेंगे। अब एक चीज साफ है कि ये उससे बेहतर लोकतंत्र होगा, क्योंकि ये भी एक क्या है, मतलब कहा जाए तो कहने के लिए होगा क्या कि ये एक मतलब लोकतंत्र। तो इस लोकतंत्र की विशेषता क्या होगा, इस लोकतंत्र में क्या होगा कि बुर्जुआ राज तो होगी, लेकिन बुर्जुआ यहाँ शासन नहीं करेंगे। कैपिटलिस्ट स्टेट होगा, बट यहाँ शासन कैपिटलिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे शासन बुर्जुआ वर्ग के बजाय यहाँ पे शासन सर्वहारा वर्ग करेगा, और ये बहुमत का शासन होगा, क्योंकि सर्वहाराओं की संख्या बहुमत में, मेजॉरिटी में है, और जो पूंजीपति हैं वो कुछ गिने चुने हैं। तो इस प्रकार सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में तानाशाही किसकी रहेगी, वर्करों की रहेगी, और शोषण अगर देखा जाए तो
कैपिटलिस्ट का होगा। अब अगले स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो स्टेज होगा वो स्टेज होगा जहां पे कोई समाज नहीं होगा, जहां पे कोई राज्य नहीं होगा, मतलब स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी होगा। तो यहाँ पे जो मार्क्सवादियों का जो विचार है वो मिला जुला के अराजकतावादियों से मिलता है। अराजकतावादियों के हिसाब से कोई राज्य नहीं होना चाहिए, मतलब राज्य विहीन समाज होना चाहिए, मतलब कोई राज्य अपने व्यक्तियों के ऊपर अपना जबरदस्ती, अपना फोर्स, अपना वायलेंस यूज नहीं कर सकते। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पे देयर इज नो स्टेट इज नथिंग बट एनार्किज्म, मीन्स राज्य की अनुपस्थिति ही अराजकता है, एनार्किज्म है। तो एनार्किस्ट के तरह ही मार्क्सिस्ट कहते हैं, उन्हीं के तर्ज पे वो एक ऐसे समाज की बात करते हैं जो राज्य विहीन होगा, स्टेटलेस होगा, क्लासलेस होगा, एक आदर्श समाज होगा जहां ना तो कोई सरकार होगी और ना ही कोई लोकतंत्र। और तो अगर जब कोई सरकार नहीं होगी, कोई लोकतंत्र नहीं होगा, तो सही मायने में वहां पे स्वतंत्रता होगी, सही मायने में वहां पे समानता होगी, सही मायने में वहां पे फ्रेटर्निटी होगा, भाईचारा होगा, सही मायने में वहां न्याय होगा। तो इस प्रकार जो अंतिम स्थिति है जिसको वो राज्य विहीन समाज की स्थापना बोलते हैं, वहां मतलब न कोई राज्य है न कोई समाज है, मतलब एक साम्यवाद की स्थिति, जिस तरह से आदिम साम्यवाद प्रिमिटिव कम्युनिज्म से मार्क्सवादियों के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से समाज की शुरुआत होती है, अंत में अंतिम अवस्था में मार्क्स वहीं पे समाज को लाना चाहता है जिससे कि सही अर्थों में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और न्याय स्थापित हो सके और जो सही अर्थों में लोकतंत्र होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस प्रकार मैंने पीपल्स डेमोक्रेसी, जनवादी लोकतंत्र के मुख्य मुख्य बिंदुओं और सभी तथ्यों को एक्सप्लेन कर दिया।